नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पता आप लोग काफी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे दबाकर, क्योंकि आज से आपके एग्जाम के सिर्फ और सिर्फ कितने आपका 30 दिन बचे हुए हैं। ठीक है। और आप सभी की डिमांड थी कि सर आप अपनी एनसीईआरटी सीरीज कब लेके आएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपकी जो एनसीईआरटी सीरीज थी साइंस के लिए, उसने हमारे एग्जाम में एक बड़ा अच्छा योगदान दिया था। तो क्या इस बार आप लेके नहीं आएंगे? तो मैं बस इंतजार कर रहा था। वो कहते ना, सही समय पर सही काम करना भी समझदारी होती है। तो इसीलिए अब मैं लेके आया हूं, जब आपके एग्जाम के सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचे हुए हैं। इसमें हम करेंगे क्या? इसमें सुबह हम देखेंगे अपने एनसीईआरटी को और शाम को करेंगे प्रैक्टिस, वो भी आपकी पीवाईक्यू की। ठीक है। क्या करेंगे? शाम को करेंगे प्रैक्टिस, वो भी अपने पीवाईक्यू की। ठीक है ना। तो आज से आपकी एनसीईआरटी सीरीज शुरू हो चुकी है, जो कि सीटेट के साथ में उत्तराखंड टेट जो होता है आपका, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज आपका क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि आपका है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है। चिंता मत कीजिए, आपकी क्लास बाइलिंगुअल होगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगी। ठीक है। और जो बच्चे शिकायत करते हैं मुझसे कि सर आप हिंदी में तो पढ़ाते ही नहीं है, तो इसीलिए इस बार मैं आपकी एनसीईआरटी को ही लेकर आया हूं। तो क्लास को करने से पहले आपका आज का मोटिवेशन वो क्या है? तो वो है आपका, पंछी ने जब भी किया पंखों पर विश्वास, पंछी ने जब भी किया पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक उसका ही हो गया आकाश, दूर दूर तक उसका ही हो गया आकाश। यहां पर कहने का मतलब क्या है? यहां पर आपको खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक चीजें आपके लिए आसान नहीं होंगी। ट्रस्ट इन योर सेल्फ। ठीक है ना। विश्वास करेंगे तभी आप आगे तक ग्रो कर पाएंगे। आप ये सोचते हैं कि मतलब दूसरा व्यक्ति आकर आप पर विश्वास करेगा, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, व्यक्ति करता है विश्वास आप पर, वो चला भी जाता है, आप वहीं पर रह जाते हो, है ना, आप डिप्रेस हो जाते हो। तो ये सब काम मत कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, जिस दिन आप विश्वास के काबिल हो जाएंगे, वो कहावत है ना, साथ देने के लिए, साथ निभाने के लिए भी काबिल बनना पड़ता है। तो पहले काबिल बनिए। क्या बनिए? पहले काबिल बनिए, फिर किसी का साथ दीजिए। मुझे पता है कि इस जर्नी में आपकी चीजें आसान नहीं होंगी, लेकिन आसान आपको खुद बनानी पड़ेंगी। आप इस जर्नी में रोएंगे, चिल्लाएंगे, हंसेंगे, है ना, हर काम होगा आपके साथ में। लेकिन याद रखिए, ये जो फेज है आपका, वो लाइफ में दोबारा नहीं आने वाला है। ठीक है। तो बस लगे रहिए, संघर्ष करते रहिए, सफलता एक दिन आपके कदमों में होगी। ठीक है। चलिए फिर, तो आज शुरू करते हैं हम आपका पहला पार्ट, जो है आपका क्रॉप मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड आपका मैनेजमेंट, यानी कि आपका बोले तो हम फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक। इसमें हम कुछ चीजें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, क्योंकि ये जो मतलब किताब बनी थी, वो बनी थी क्लास 8 के बच्चों के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब सब कुछ आपके एग्जाम पूछा जाएगा। जो जो चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनको ही मैं सिर्फ यहाँ पर हाईलाइट करके लेके आया हूँ, जिससे आप चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है। देखिए, पहला है आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल को हम किस प्रकार से बढ़ाएंगे उसका उत्पादन, और उसके साथ में किस प्रकार से हम उसका प्रबंधन करेंगे। ठीक है। आपको इस पाठ के नाम से समझ में आ रहा होगा कि इस क्लास में हम क्या क्या बातें करने वाले हैं आपकी। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर औजारों की, है ना। क्या करेंगे? कृषि पद्धति की। आप सभी को पता है कि मतलब कृषि हमारे
जब से इंसानों ने मतलब समझना शुरू किया तब से वो कृषि करने की शुरुआत वहां पर हो चुकी है। ठीक है, यानी कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो इसे फसल कहते हैं। याद रखिएगा। अब आपके एग्जाम में स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया बताइए फसल क्या होती है ना, फसल क्या होती है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बताइए, तो उसे हम बोलते हैं क्या, तो उसे हम बोलते हैं फसल। ठीक, यानी कि अगर हमें इंग्लिश में बात करें इसकी, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एज अ क्रॉप। क्या बोलते हैं उसे, तो उसे बोलते हैं क्रॉप बोलते हैं। ठीक, उसके लिए क्या चाहिए हमको, उसके लिए हमको चाहिए क्लाइमेटिक कंडीशंस, है ना, जैसे टेम्परेचर तापमान, ह्यूमिडिटी आपकी एंड आपका रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अलग अलग जगहों पर क्या होता है, तापमान, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड आपका रेनफॉल कैसा होता है, अलग अलग जगहों पर ये आपका भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जैसे भारत एक विशाल देश है, यहाँ तापमान, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं। तो सवाल आपके यहाँ से नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चिंता मत कीजिए। हाँ, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर खरीफ फसल एंड आपका रबी फसल, यहां से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। क्या बनते हैं, देखिए अगर मैं खरीफ फसल की बात करता हूं यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपकी वह फसलें होती हैं जो वर्षा ऋतु में होती हैं। कौन सी होती हैं, तो ये आपकी रेनी सीजन में आपकी होती हैं, जो कि जून से लेकर सितंबर तक होती हैं। आपकी किसमें होती हैं, जून से लेकर सितंबर के बीच में। और इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, तो इनके एग्जाम्पल्स आपके पास में हैं क्या, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली एंड आपका कपास। ठीक है, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली एंड आपका कपास। उसी प्रकार से अगर हम रबी क्रॉप्स की बात करते हैं, रबी फसल की बात करते हैं, तो ये कब होती है, तो ये होती है आपकी शीत ऋतु में। कहां पर होती हैं, तो ये होती हैं आपकी शीत ऋतु में, यानी कि आपकी विंटर सीजन में, जो कि आपका होता है अक्टूबर से मार्च तक के बीच में। ठीक है, कब होता है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक के बीच में आपकी फसलें उगाई जाती हैं। और जो फसलें अक्टूबर से मार्च के बीच में उगाई जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं रबी फसल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, गेहूं, चना, मटर, सरसों एंड आपका अलसी। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी। बात समझ में आई। इसके अलावा सर्दियों में, इसके अलावा जो आपका रहता है ना, ग्रीष्म में क्या होता है, आपकी कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। क्या होती हैं, इनके साथ में पल्सेस वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर। गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में हमारे यहाँ पर क्या दालें और सब्जियां भी उगाई जाती हैं। अगर इनको इंग्लिश से पढ़ते हैं तो क्या बोलेंगे, देखिए खरीफ क्रॉप्स एंड आपका रबी क्रॉप्स। खरीफ कब होता है, तो ये होता है आपका रेनी सीजन में, बरसात के समय में होता है आपका, जो कि आपका जून से सितंबर के बीच में रहता है आपका समय, है ना। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट आपके एग्जाम्पल्स हैं। और साथ में आपका कॉटन भी है। रबी क्रॉप्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये आपका होता है विंटर सीजन में, सर्दियों में, जो कि आपका समय होता है अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में। व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड आपका लाइन सीड। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। और समर में, गर्मियों सीजन में आपका पल्सेस, दालें या आपके वेजिटेबल्स भी उगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके खरीफ क्रॉप्स एंड आपका रबी क्रॉप्स। अब यहां पर कुछ लिखा हुआ है एग्रीकल्चर पार्टी प्रैक्टिसेस, यानी कि किस प्रकार से हम एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है, कृषि पद्धति। आपके एग्जाम में बहुत बार, आपके एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछा गया है
कि कृषि पद्धतियों का सीक्वेंस क्या होता है। बात समझ में आई? आपके एग्जाम में बोलो सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं कि बताइए सीक्वेंस क्या होगा कृषि पद्धति का। जैसे अगर मैं बताता हूं आपको, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे बताइए। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करेंगे, है ना भाई। हमको मतलब बुआई करनी है, फसल लगानी है, तो क्या करोगे सबसे पहले, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम करेंगे मिट्टी तैयार। एक बार जब हमारी मिट्टी तैयार हो जाएगी, फिर क्या करेंगे बताइए, फिर करेंगे हम बुआई, यानी कि आपका सोइंग। बुआई को क्या कहते हैं आप इंग्लिश में बताइए। तो बुआई को हम कहते हैं, वेट अ सेकेंड, इधर मोटा नहीं हो गया ये, एक मिनट रुको रुको रुको, हमको समय दीजिए सर। हाँ ओके, ये ठीक है। बुआई को बोलते हैं सोइंग, ठीक है। मिट्टी तरह मतलब प्रिपरेशन फॉर अ, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल की हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। चिंता मत कीजिए इंग्लिश वाले बच्चे, आपको इंग्लिश में भी बताएंगे अभी, ठीक है। उसके बाद में खाद एवं उर्वरक देना। क्या करते हैं, एडिंग मैन्योर, ये तो दिख ही नहीं रहा आप लोगों को, हाँ चलिए। इसके बाद में इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मैन्योर यानी कि आपका खाद, मैन्योर एंड आपका फर्टिलाइजर से हम मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, फर्टिलाइजर्स इसमें डालते हैं, ठीक। याद रखिएगा, जो फर्टिलाइजर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं उर्वरक। और मैन्योर को हम क्या बोलते हैं, मैन्योर को बोलते हैं खाद। दोनों में अंतर क्या होता है अभी हम समझेंगे। और आपके एग्जाम में यहां से भी सवाल आता है कि मैन्योर एंड आपका फर्टिलाइजर में अंतर क्या होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं सिंचाई की। क्या होता है आपका, तो इसको हम बोलते हैं इरिगेशन, सिंचाई। यानी कि आपने खाद पानी डाल दिया और उसी के साथ आपने क्या किया, उसी के साथ में आपने पानी भी लगा दिया, ठीक है ना। अब क्या करोगे, जब खाद पानी लग गया और आपका क्या हुआ, तो उसमें खरपतवार आपकी आ जाएंगे, है ना। तो आपको खरपतवार से सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, खरपतवार की से सुरक्षा भी करनी पड़ेगी, यानी कि प्रो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बीट्स, यानी कि खरपतवार से आपको उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। जब आपकी फसल तैयार हो जाएगी तब क्या करेंगे आप, तब हम करेंगे उसकी कटाई। क्या करेंगे, कटाई करेंगे। तो कटाई को हम क्या बोलते हैं, तो कटाई हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। जब हमने कटाई कर ली, अब क्या करेंगे, जो हमारी फसल है उसको हम स्टोर करेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, अब हम उसको करेंगे स्टोर, स्टोरेज। तो इस सीक्वेंस को आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से सवाल भी बनता है, ठीक है। यानी कि आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आपकी क्या होती हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सॉइल को प्रिपेयर किया, है ना। देन हमने क्या किया बताइए, फिर हमने की सोइंग, है ना, यानी कि बोइंग, बुआई की हमने। उसके बाद में क्या किया हमने, उसके बाद हमने किया एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, जो आपका उर्वरक और जो खाद है आपकी डाली। और उसके बाद हमने पानी लगा दिया, इरिगेशन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, आपके खरपतवार आ गए, तो उससे हमने अपनी फसल का क्या किया, उससे अपनी फसल का बीज बचाव किया, प्रोटेक्ट किया अपने अपनी फसल को। उसके बाद क्या हुआ, हार्वेस्टिंग, यानी कि हमने अपनी फसल को काट लिया और काटने के बाद में क्या किया, उसका स्टोर किया, ठीक है। देखिए अब अगर हम बात करते हैं प्रिपरेशन और सॉइल की, अभी हमने जो आपके 7 स्टेप पढ़े थे, अब इन्हीं 7 स्टेप को हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की बात करते हैं,
तो यहां से आपके एग्जाम में सवाल नहीं बनता है, आज तक नहीं बना है, ठीक है। आप सभी जानते हैं किस प्रकार से हम अपनी फसल को मतलब कि मिट्टी को तैयार करते हैं। उसके बाद हम आते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, मतलब कौन कौन से हम यूज करते हैं खेती के बुआई के लिए, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं, देखिए कृषि औजार की बात करते हैं तो सब जानते हैं हल क्या होता है ना, जानते हो ना हल क्या होता है, और कुदारी क्या होती है आपकी। देखिए ये आपका हल है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, नीचे वाले को इसको हम बोलते हैं फाल, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, फाल बोलते हैं। अगर आपके एग्जाम में फाल पूछ लिया जाए तो आपको बताना पड़ेगा इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे फाल, ठीक है। चलिए अब देखिए कुदाली, यानी कि इसे बोलते हैं, कुदाली को हम क्या बोलते हैं, कुदाली को हम बोलते हैं HOE, होए, ठीक है। यानी कि जिससे मतलब मिट्टी को जोतते हैं, ठीक है। कल्टीवेटर सभी जानते हैं, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है मिट्टी को उल्टा करना, है ना। जानते हो नहीं जानते हो, बताओ पहले मुझे, हर बच्चा जानता ना कल्टीवेटर का काम क्या होता है सर, बताइए पहले मुझे, हाँ या ना, यू नो व्हाट द वर्क ऑफ कल्टीवेटर। तो आप कहेंगे जी सर हमको पता है कल्टीवेटर का काम क्या होता है, हमको मत बताइए, क्योंकि हम सभी ने ट्रैक्टर के ऊपर बैठकर एंजॉय बहुत किया है लाइफ को। तो हम कहेंगे मुझे पता है आप सभी ने ये काम किया हुआ है। चलिए फिर आगे बढ़े, तो आप कहेंगे हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। परंपरागत औजार कौन कौन से होते हैं आपके, देखिए आपका हल हो गया आपका, है ना। देखिए यहां से आपके एग्जाम में सवाल ये बनता है, ये सच्चाई है, तो इसमें समय बर्बाद नहीं करते हैं। अब देखिए सीड ड्रिल, यानी कि हमने मतलब किस प्रकार से उसमें खेत मतलब उसके अंदर अपना बीज को डाला, ठीक है। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच में उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, अगर पौधा हमारा काफी पास पास लगा होगा तो उसे इतना स्पेस नहीं मिलेगा और वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर आपको अपने पौधे को प्रॉपर ग्रो करवाना है तो क्या करना पड़ेगा बताइए, तो आपको उसे थोड़ी सी दूरी पर रखना पड़ेगा, उगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषण एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है, ठीक है। अगर कहीं पर ज्यादा आपका लग गया है पौधे तो हम क्या करते हैं, तो हम उसको वहां से निकाल देते हैं, है ना। बात समझ में आई, एम आई राइट। तो आप बोलेंगे जी सर आप सही बोल रहे हैं, है ना। अब हम बात करते हैं आपकी खाद एवं उर्वरक की, यानी कि मैन्योर एंड आपका फर्टिलाइजर। चलिए फिर इसको समझने के लिए हमारे पास में चार्ट दी हुई है आपके एनसीईआरटी में, तो वो क्या है, चलिए उसको देखते हैं। उससे पहले हम जानते हैं बर्मी कंपोस्ट क्या होता है। आप सभी को पता ना बर्मी कंपोस्ट क्या होता है, बताओ हाँ या ना। तो आप कहेंगे सर पता तो है लेकिन भूल गए हैं, तो कैसे कैसे काम चलेगा भैया, हमको जा बताओ तनिक। क्योंकि बर्मी कंपोस्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप कक्षा 6 में बर्मी कंपोस्टिंग अथवा केचुओं द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। बताओ क्लास 8 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं आप लोग, और आप बोल रहे मुझसे कि सर हमको तो पता ही नहीं है। देखिए होता क्या है कि जब हमारा केचुआ होता है, केचुआ आपका मिट्टी खाता है, और मिट्टी खाने के बाद में क्या करता है, वो अपना वहां से हम मतलब फ्रेश होने जाते हैं ना, सुबह सुबह शाम को भी जाते हैं बहुत से लोग, है ना। दिन में 2 बार जाना चाहिए, जरूरी होता है, पेट सफा तो हर रोग दफा। आप सभी ने इसके एक बार में जानते ही होंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपका ये काम करता है कौन, केचुआ करता है, तो इसको हम बोलते हैं बर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है। बात पल्ले पड़ गई। चलिए अब देखिए
जनरली क्या होता है, उर्वरक के कुछ उदाहरण दिए हुए यहाँ पर, क्या, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आपका क्या, पोटेशियम। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके किसके, फर्टिलाइजर के। किसके एग्जांपल्स हैं सर यहाँ पर, तो ये दिए गए हैं आपको फर्टिलाइजर के एग्जांपल्स। किसके एग्जांपल्स हैं ये आपके, कहां पे लिखूं मैं, यहां पे लिख देता हूं, तो ये हैं आपके फर्टिलाइजर के एग्जांपल्स। ठीक है, कौन कौन से, यूरिया आपका, अमोनियम सल्फेट हो गया आपका, सुपर फॉस्फेट हो गया आपका, पोटास हो गया आपका एंड आपका एनपीके हो गया आपका। ठीक है, कोई दिक्कत, चले। फसल चक्र यानी कि आपका क्रॉप रोटेशन, क्या बाबू, क्रॉप रोटेशन कहां पर लिखते हैं, हम यहां पर लिखते हैं, चलिए, क्रॉप रोटेशन जानते हैं क्या होता है, तो बोलेंगे हाँ सब हमको पता है, दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाना, यानी कि लंबे समय तक एक ही फसल को उगाते नहीं रहना है, समय समय पर उसको क्या करना है, चेंज करते रहना है। ठीक है, आप सभी को पता है राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में, है ना, जानते हो ना, जो फलीदार पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें आपका लेगुमिनस, क्या होता है, लेगुमिनस आपका पाया जाता है ना। लेगुमिनस पौधे जो होते हैं उनकी जड़ों की जो ग्रंथियां होती हैं, क्या होते हैं, जो नोड्स होते हैं, नोड्यूल्स जो होते हैं, उनमें क्या होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या होता है, स्थिरीकरण यानी कि फिक्सेशन, किसके द्वारा, नाइट्रोजन राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा। चलिए, राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ गया बाबू आपका, तो वो रहा आपका यहां पर। चलिए देखिए, जो आपका होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, वो आपका नोड्यूल्स में, किसके, लेगुमिनस प्लांट्स के नोड्यूल्स में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये आपका जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको ये फिक्स करता है, कौन, आपका राइजोबियम बैक्टीरिया। अगर आपके एग्जाम में सवाल बनता है कि बताइए ऐसा कौन सा बैक्टीरिया होता है जो आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा होता है, तो वो होता है आपका राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके क्लास, कोई दिक्कत यहां तक बताइए। और ये आपके एग्जांपल्स लिखे हुए किसके, फर्टिलाइजर के, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आपका पोटेशियम। कोई दिक्कत, हाँ या ना, आगे बढ़े, चलिए फिर। ये जो चार्ट है इसको आप याद रखें, पढ़ें, समझें, कैसे भी करें, इसको आपको दिमाग में रखना ही है। फर्टिलाइजर एंड आपका मैन्योर, ठीक, क्या होता है आपका बताइए, तो ये होता है आपका क्या, उर्वरक, उर्वरक एंड आपका खाद। उर्वरक को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजर, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है आपके एग्जाम में उर्वरक की जगह पे फर्टिलाइजर लिख के आता है हिंदी में भी, तो बच्चा हो जाता कंफ्यूज कि सर यहाँ पे तो ये लिखा हुआ था, है ना। खाद को हम बोलते हैं क्या, खाद को हम बोलते हैं मैन्योर, क्या बोलते हैं खाद को, तो खाद को हम बोलते हैं मैन्योर। ठीक है, चलिए फिर पहले हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, ये क्या होता है बताइए। देखिए, जो फर्टिलाइजर्स होता है आपका उर्वरक, एक मानव निर्मित लवण है, क्या है ये आपका, ये आपका मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया जो लवण है वो क्या है आपका, तो वो है आपका फर्टिलाइजर या बोले तो आपका उर्वरक। ठीक, अगर हम खाद की बात करते हैं, मैन्योर की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष से क्या होता है, विघटन से प्राप्त होता है, क्या होता है, तो मैन्योर जो है आपका वो नेचुरल सब्सटेंस है, प्राकृतिक चीज है जो कि obtained by the decomposition of cattle dung and plants residue,
जो खाद गोबर होती है आपकी, मतलब गोबर होता है आपका, उससे ये बनता है क्या, मैन्योर। और जो आपके पौधे सड़ गल जाते हैं उससे ये बनता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हम गांव बोलते हैं ना घूरा, है ना, तो ये वही घूरा है आपका। घुरू को हम क्या बोलते हैं, घुरू को बोलते हैं हम मैन्योर या आपका खाद, ठीक है। क्या बोलेंगे, मैन्योर बोलेंगे या उसे हम खाद बोल देंगे। आगे देखो पॉइंट 2 क्या आपका, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है। जो फर्टिलाइजर, जो आपकी फर्टिलाइजर्स होती हैं आपकी, ये कहाँ बनती हैं, तो ये आपकी फैक्ट्री में बनती हैं, है ना। जबकि खाद क्या होती है, खाद खेतों से बनाई जाती है। घूरा कहाँ बनता बताइए, तो घूरा आपका बनता कहाँ पर, फील्ड में, है ना, जहां जगह पड़ी होती है। और जो आपका फर्टिलाइजर है आपका, वो कहाँ बनता है, तो वो बनता है आपका फैक्ट्रीज में। कोई दिक्कत, तो आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। जो आपका फर्टिलाइजर है वो ह्यूमस को प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक। और मैन्योर जो है आपका प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। क्या बोल रहा है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। ह्यूमस क्या होता है आपको सभी पता है ना, जो लेयर्स होती हैं आपकी मिट्टी की, जो ऊपरी सतह होती है ना, उसको बोलते हैं ह्यूमस, ठीक है। जो आपका उर्वरक है वो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। किससे, मैन्योर से, खाद से। ओके क्लास। अब देखें, उर्वरक में पादक पोषण जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होता है। यानी कि जो आपकी फर्टिलाइजर है, उर्वरक है आपका, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसी प्रकार से खाद में पादक पोषक तुलनात्मक रूप से कैसे होते हैं, थोड़े से कम होते हैं, है ना। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आपका पोटेशियम। उसी प्रकार से मैन्योर रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर में फर्टिलाइजर की तुलना में थोड़े से कम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका फर्टिलाइजर एंड आपका क्या, मैन्योर। कोई दिक्कत यहां पर, चले अब देखिए, अब यहां पर है एडवांटेज ऑफ मैन्योर, यानी कि खाद के क्या क्या फायदे हैं, लाभ क्या क्या है ना। खाद के लाभ क्या क्या हैं। पहली बात, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। बिल्कुल सही बात है ना। जो जैविक खाद है वो उर्वरक की अपेक्षा में कैसे मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। यानी कि जो आपका ऑर्गेनिक मैन्योर है वो फर्टिलाइजर की तुलना में बेहतर है, ठीक है। इसका मुख्य रीजन क्या है, क्योंकि इससे मिट्टी को जल धारण क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, इट एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जो मैन्योर है वो मिट्टी को क्या करता है, मिट्टी को पानी को होल्ड करने की क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि इसके इससे क्या मिलता है, इससे आपको ह्यूमस मिलता है ना। आगे क्या बोल रहा, आगे बोल रहा है इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। कैसे हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है। यानी कि कैसे हो जाती है, इससे ये हो जाती है भुरभुरी मिट्टी आपकी, ठीक है। जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी। यानी कि जब मिट्टी आपकी भुरभुरी हो जाएगी तो उसमें आसानी से आपके जो गैसेस वगैरह होंगे वो वहां तक पहुंच जाएंगी, है ना। बात समझ में आई। आपने देखा होगा समय समय पर हम खेतों में क्या करते हैं, खेतों में हम खुरपी से क्या करते हैं, उसकी बुआई मतलब उसके नराते हैं, है ना। बात समझ में आई। आगे क्या बोल रहा है, इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं लाइक आपका अर्थवर्म हो गया आपका, है ना, और भी रहते हैं आपके, उनकी जो संख्या होती है वो आपकी बढ़ जाती है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और ये
जैविक खाद से मिट्टी का जो गठन है वो सुधर जाता है आपका। बात समझ में आई? यानी कि मिट्टी आपकी बेहतर हो जाती है। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका सिंचाई। आप सभी जानते हैं सिंचाई क्या होता है, यानी कि खेत में पानी लगाना। इरिगेशन मतलब खेत में पानी लगाना। ठीक है। यानी कि द सप्लाई ऑफ वाटर टू टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड एज इरिगेशन। क्या बोल रहा है ये? तो ये बोल रहा है कि निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है? तो वो आपका सिंचाई कहलाता है। ठीक है। जनरली हम सिंचाई किससे करते हैं? या तो हम कुएं से करेंगे, जलकूप से करेंगे, तालाब झील से कर देते हैं, या नदियों से करते हैं, बांध से करते हैं, या आप नहर आदि से सिंचाई करते हैं। ठीक है। बात समझ में आई? चले अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंचाई के पारंपरिक तरीके, जिसमें आपका क्या क्या आ रहा है? जिसमें आपका आ रहा है मोट यानी कि घिरनी, चेन पंप, ढेकली एंड आपका रेट। ये क्या होते हैं इसको जरा देख लो। ठीक है। मोट आपका इस प्रकार से होता है आपका, है ना, जैसे कुएं से जब पानी निकालते हैं हम इस प्रकार से। और ये आपका चेन पंप, यानी कि चेन के द्वारा हम पानी लगा रहे हैं खेतों में। ये होती है आपकी ढेकली। ठीक है। क्या होती है? ये होती है आपकी ढेकली। ठीक है। इसको इतने विस्तार में आपको नहीं समझाया आपकी किताब में, लेकिन हाँ, और एग्जाम में आज सवाल भी इतना नहीं बनता है, लेकिन हाँ इतना पता होना चाहिए कि मतलब ढेकली क्या होती है ना, चेन पंप क्या होता है आपका, इस प्रकार से। ठीक है। और ये है आपका रहट। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं रहट। ठीक है। तो ये जो आपको जो चार चीज लिखी हुई है यहाँ पर, कौन कौन सी? मोट, चेन पंप, ढेकली एंड आपका रहट। इसको दिमाग में रखिएगा। ये सब क्या है? ये सब तरीके हैं खेतों में पानी लगाने के। ठीक है। और कौन से तरीके हैं? ये आपके सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं, ना कि आज के जमाने के। हमारा भी जमाना हुआ करता था, है ना। तो वो चीज यहाँ पर सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं? मोट, चेन पंप, ढेकली, रहट। ये चार आपके पारंपरिक तरीके हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं सिंचाई की आधुनिक विधियां, सिंचाई की आधुनिक विधियों की बात करता हूं मैं अगर, तो यहाँ पर आपके मतलब किताब में सिर्फ दो प्रकार दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? तो आपके सिलेबस में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार दिए हुए हैं। वो कौन कौन से? एक है आपका छिड़काव तंत्र, यानी कि छिड़काव करते हैं हम खेतों में पानी का, और दूसरा है आपका ड्रिप मेथड। क्या आपका? ड्रिप मेथड। ठीक है। देखिए आपने क्या किया खेत में, पहले इमेज देखिए फटाक से। देखिए आपने क्या किया, आपने इस प्रकार से लगा दिया फुब्बारे टाइप के। हम क्या कर रहे हैं? हम पानी कर रहे हैं, पानी का छिड़काव कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं छिड़काव तंत्र, या इसी को हम बोल देते हैं क्या इंग्लिश में? इसी को हम बोलते हैं स्प्रिंकल। स्प्रिंकलर सिस्टम। बात समझ में आई आपको? और उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, इस इमेज देखिए फटाक से, ये है आपका ड्रिप मेथड। ड्रिप सिस्टम अभी पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। इसमें क्या होता है? हमने पाइप बिछाया और धीरे धीरे जहां जहां पौधा लगा हुआ वहां हमने क्या किया? वहां वहां पानी को दे दिया। ठीक है। बूंद बूंद करके वहां तक पहुंचा दिया। अब देखिए छिड़काव मेथड में क्या होता है? ऊर्ध्व पाइपों नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। वो घूमते हैं और पानी का छिड़काव करते हैं पौधों पर। ठीक है। जैसे वर्षा हो रही हो। बात समझ में आई? ये स्पेशली लॉन कॉफी की खेती में किए जाते हैं आपके। कौन से? छिड़काव तंत्र। उसी प्रकार से अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको, देखिए मोटर पंप, है ना, चेन पंप, ढेकली एंड आपका रहट। ठीक है। अब देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें क्या होता है? अनइवन लैंड पे क्या करते हैं हम? रोटेटिंग नोजल लगाते हैं और
वो पानी को वहां का छिड़काव करता है उसके ऊपर, ठीक है। लॉन हो गया, कॉफी प्लांटेशन हो गया, इन सब जैसी जगहों पे करता है। ड्रिप मेथड की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, यानी कि बूंद दर बूंद वहां तक पहुंचता है, कहां तक, पौधे की जड़ों तक पहुंचता है। वाटरिंग फ्रूट्स प्लांट्स गार्डन ट्रीज, वाटर इज पुअर, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपसे, ये कहां पर करते हैं, देखिए बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रिप मेथड। क्या बोलते हैं उसको हम, तो उसको हम बोलते हैं ड्रिप मेथड, ठीक है। और ये कहां पर होता है, फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और स्पेशली ये कहां पर होता है, यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। जहां पर पानी की मात्रा कम है तो वहां पर हम ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब है आपका खरपतवार की सुरक्षा कैसे करते हैं, आप सभी को पता है, नराई करते हैं हम, है ना, खेतों में। तो यहां से आपके एग्जाम में सवाल नहीं बनता है, ठीक है। हाँ, बस इतना याद रखिएगा कि जो 2,4-D है आपका, है ना, 2,4-D जो है आपका वो एक खरपतवार नाशी है, यानी कि बीडी साइड है, क्या है आपका, तो ये आपका एक वेट, हाँ, तो ये आपका एक बीडी साइड है, कौन आपका 2,4-D, ठीक है। 2,4-D क्या आपका एक, ये आपका खरपतवार नाशी है आपका, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बीजी साइड, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कटाई, क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कटाई किसकी, फसल की, ठीक है, जिससे हम थ्रेसिंग की हेल्प लेते हैं, है ना। थ्रेसिंग क्या होती है, वो आपकी मशीन होती है ना, और ये क्या, ये आपका कंबाइन है ना। गेहूं की फसल को हम इस प्रकार से काटते हैं ना, और उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे क्या, उसके बाद में हम फसल को स्टोर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, फसल को हम स्टोर कर लेंगे अपने अपने बड़े बड़े कहां पर, ये इस प्रकार के जगह होती है जहां पर स्टोर करते हैं। कुछ लोग इस प्रकार से घर में कर लेते हैं ना, मिल वगैरह में। तो ये था आपका क्या, ये था आपका आज का पाठ आपका, ठीक है। ये कुछ सवाल हैं, इन सवाल जवाब आप देंगे, ठीक है, अपने कमेंट बॉक्स में। ये मैचिंग है, इसको आप करिएगा, ठीक है। ये फ्रिंदा बैंक्स हैं, इन सब के बारे में आप हमको बताएंगे, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो बता दीजिएगा, अच्छी ना लगी हो तब भी आप हमको बता दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इसी प्रकार से हम पूरी एनसीईआरटी को 6, 7, 8 को फटाफट जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, है ना, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि आप करते हैं सब्सक्राइब तो चीजें हमको अच्छी लगती हैं, है ना। और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग भी चाहेंगे कि आपके दोस्त मित्र या सहपाठी भी आपके एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हों, ठीक है। और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर, ठीक है क्लास। चलिए फिर मिलते हैं आपको शाम को, तब तक पढ़ते रहिए मन लगाकर।